तो स्वागत करते हैं आपका एक नए एपिसोड में, डी हैंडसम पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वेटनरी डॉक्टर से, जो कि पशु चिकित्सक से। क्योंकि सेवा कार्य क्षेत्र तो सभी लोग करते हैं, पर सेवा को ही एजुकेशन बना लेना और एजुकेशन को ही सेवा कार्य में। तो हम स्वागत करते हैं आपका बिना किसी देर में श्री संजू दांगी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? सब बढ़िया है। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। और कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बिल्कुल। कैसी चल रही है अभी क्लिनिक अपनी? बहुत बढ़िया चल रही है, बेहतरीन एकदम। चलिए, शुभकामनाएं आपको और बहुत बढ़िया ही चले। बेज़मानों को जो सेवा कार्य कर रहे हैं आप, बहुत कम लोग करते हैं वो कार्य। तो हम बात करेंगे सबसे शुरुआती कि ये जर्नी कैसे शुरुआत हुई, पशु चिकित्सक ही बनने का क्यों मन में विचार आया? मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे मेरे घर पे खुद डेयरी फार्म था। बहुत सारी गाय थी और बफेलोज थी। तो मैंने देखा कि कितना एक किसान अपने घर में डेयरी फार्म रखना कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है। वो मैंने खुद किया। मैंने खुद डेयरी चलाई 5 साल। अच्छा। और साथों साथ मैंने पढ़ाई की। तो डेयरी फार्म में इतनी परेशानियां आती है, डॉक्टर्स का फोन नहीं लग रहा है या गाय इतनी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो उस समय बहुत मेरे को खुद पर्सनल मैंने चीजें फेस की। और कई सारे मेरे पशु बिना इलाज के कारण, उसके कारण 1-1, 1.5 लाख की बफेलोज भैंसें आती है डेयरी फार्म के लिए, गाय आती है महंगी महंगी। तो वो बहुत सारा ये मैंने देखा, 5 साल खुद किया। तो देखा कि इलाज के अभाव के कारण, बहुत सारी परेशानियों के कारण उसमें बहुत लॉस हुआ मेरे को खुद पर्सनली। फिर मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं खुद उन बेजुबाओं के लिए खुद उस चीज की पढ़ाई करूं, उसका एजुकेशन लूं और खुद अपना एक डॉक्टर बनूं। कौन से महाविद्यालय से अपना मैंने देखिए स्टार्टिंग की अपनी जर्नी बिल्कुल विलेज से स्टार्ट की मैंने। 8th क्लास तक मैंने जो है गांव के स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में, शासकीय स्कूल में। अरे वाह। कौन सा गांव था अपना? अपना बैरसिया के पास है, भैंसोंदा गांव। अच्छा। वहां से मैंने स्टार्ट की विलेज से ही। और उसमें मेरे पेरेंट्स का काफी साथ रहा और मेरे भाइयों का काफी साथ रहा। तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि हाँ बिल्कुल तुम्हें इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। बाकी आगे की पढ़ाई कौन से कॉलेज से हुई थी? फिर मैंने भोपाल में 2 साल का मैंने किया जो है अपना स्कूल, 11th और 12th। फिर 12th के बाद मैंने 1 साल का इसका स्पेशल इसी के लिए, वेटनरी के लिए, मैंने इसी के प्रिपरेशन के लिए 1 साल की तैयारी। कौन सी पढ़ाई होती है वो प्रिपरेशन? इसके लिए प्री वेटनरी टेस्ट होता था पहले। अच्छा। अब तो नीट के थ्रू होने लगा है। तो 12th बायो से होना चाहिए। तो बायो से मैंने 12th किया। फिर उसके लिए बाद 1 साल तैयारी की मैंने। वो की मैंने इंदौर में। इंदौर में 1 साल तैयारी की। फिर मैंने इसका प्री टेस्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वाह। और सिलेक्शन के बाद मुझे मिला महू वेटनरी कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। एमपी में 3 ही कॉलेज है, एक जबलपुर में है, एक महू में है और एक है अपना रीवा में। इतने कम कॉलेज होने की कुछ? 3 कॉलेज और बिल्कुल लिमिटेड सीट थी। एक कॉलेज में 60 सीट थी। अच्छा। उसी में गर्ल्स की भी है, ओबीसी जनरल, टोटल 60 सीट एक कॉलेज में थी। तो बहुत कंपटीशन था, बहुत कड़ी मेहनत मैंने दिन रात की उस समय, और वो मैंने फाइट कर लिया। अद्भुत। तो इतने कम कॉलेज होने का क्या कुछ आया मन में विचार कि इतने कम कॉलेज क्यों हैं? कम स्टूडेंट होते हैं इसके? स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज है। है। प्राइवेट कोई इसमें अपने एमपी में एक भी कॉलेज है ही नहीं। ओनली प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं है, केवल ये 3 अपने गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर मेरे को कॉलेज मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जिस चीज में जाना चाहता था और बिल्कुल बेजुबाओं के लिए मैंने फुल मेहनत की। और 5 साल बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और बढ़िया। फिर मैंने सोचा कि खुद मैं अपना पर्सनल क्लिनिक खोलूंगा और जितनी मेरे से सेवा होगी मैं गाय गौशाला में, क्लिनिक में जो भी बेजुबा हो, वो चाहे चूहा हो या चाहे तोता हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी एनिमल्स हो, पक्षी हो, बिल्कुल मैं अपने पूरा दम लगा देता हूँ जिससे वो ठीक हो जाए। मेरी तरफ से बिल्कुल पूरी। सामान्यतः जो है कि ऐसा कौन सा पशु है जो हर पशु में पाई जाने वाली बीमारी है? शहर हो, ग्राम क्षेत्र हो, लोग पालते भी हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, जंगली जानवर। हाँ। और पालतू जानवर भी, उसमें सब में सामान्यतः एक बीमारी कौन सी आई है जो नजर में? सामान्यतः जो गाय भैंसों में ज्यादा देखी जाती है वो 3 बीमारी होती है। एक FMD
और जैसे खुरपका मुंह पका भी गांव में बोला जाता है। अच्छा। हाँ, और एक है BQ जैसे लंगड़ा बुखार बोला जाता है, और एक है HS जैसे गल घोंटू बोला जाता है। अच्छा। ये 3 बीमारी जो है पशु के लिए बहुत ही घातक ये होती सभी है। में आती है? बड़े जानवरों में जितने भी जुगाली करने वाले हैं, गाय भैंस बकरी भेड़, इनमें। अच्छा। और डॉग्स और बिल्ली कुत्ते की जो होती है वो अलग बीमारियां होती है। मतलब जुगाली मतलब वो चलाते रहते हैं, चराने जो वाले, वो हाँ, एकदम उन्हें कंटिन्यू, जुगाली। जैसे आदमी गुटखा खा के हाँ, वो चलाता रहता है ऐसे उस वो टाइप से। जुगाली, बिल्कुल। अच्छा, तो इन बीमारियों में क्या क्या जैसे का दिखने- पहले से ही प्रिकॉशन करना बेहतर रहता है हम्म। कि अपने बारिश से पहले एक बार वैक्सीन लगवा लिया जाए और बारिश के बाद एक बार क्या वैक्सीन बीमारियों लगवा का ली। असर क्या क्या रहता है इसमें, जैसे क्या क्या इससे समस्या जैसे अब गल घोटू बीमारी है, इसमें पूरा गला सूज जाता है, हम्म। पशु को बहुत तेज बुखार आ जाता है, अच्छा। और उसमें सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है। हम्म। और अगर समय पे उपचार ना मिले तो इस बीमारी में मरना तय होता है। कितने दिन का मतलब ये बुखार पकड़ में आ जाता है, जैसे कुछ ऐसा रहता है? स्टार्टिंग जैसे ही होता है, वो गले में घर घर की आवाज आने लगती है, पशु को सांस लेना में दिक्कत होने लगती है और खाना पीना बंद कर देता है। शुरुआती लक्षणों में अगर इलाज किया जाए, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच जाते हैं। लेकिन अगर आपने 2-3-4 दिन इंतजार कर लिया कि ऐसे ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ये बीमारी बहुत घातक होती है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले से ही वैक्सीन करवा लीजिए। कितने दिन का मतलब ये, जैसे ये बुखार जो है FMD HS BQ, FMD की अपन जो जानकारी बता रहे हैं, इसमें मुंह में छाले हो जाते हैं। अच्छा। FMD में मुंह में छाले मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों और खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं। अच्छा। ये इसकी FMD की, इसे हिंदी में हम खुरपका मुंह पका भी बोलते हैं। जैसे उसका कैसे समझ में आता है? सामान्य जैसे हम लोग सामान्य करते हैं। पशु लंगड़ाने लगेगा, उसके जो पैरों के बीच में खुर जो रहते हैं उनमें घाव बनने लगेंगे, मुंह में अच्छा। छाले हो जाएंगे, उससे लार गिरने लगेगी। ये लक्षण गाय भैंसों की लक्षण है जो चलाते रहते हैं कंटिन्यू। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। बकरी वगैरह, भेड़। बकरी भेड़, अच्छा। गाय भैंसों का ये मेन बीमारी, ये 3 होती है। इसके बाद एक बहुत गंभीर बीमारी होती है, मिल्क फीवर जैसे बोलते हैं। अच्छा। पशु जैसे ही जनेगा उसका कैल्शियम लेवल एकदम डाउन चला जाएगा, और अगर 1 या 2 दिन में आपने उसको कैल्शियम का रिकवरी ड्रिप से या ओरली नहीं कराई तो पशु का मरना तय होता है। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायक होती है और बहुत बड़ी ये भी गंभीर बीमारी है। उसमें क्या होता है? जैसे उसमें टेम्परेचर डाउन चला जाता है एकदम। जैसे ही पशु जना, उसको कैल्शियम की कमी हुई और एकदम फीवर डाउन चला जाएगा। बच्चे की माँ को समस्या आती है या बच्चे को? अच्छा, बच्चे की माँ को। बच्चा स्वस्थ रहता है? बच्चा स्वस्थ रहेगा, माँ को एकदम से टेम्परेचर लो चला जाएगा और बिल्कुल वो लेट जाएगी और एकदम बिल्कुल गर्दन अपने पीछे की तरफ मोड़ लेगी। तो ये उसके लक्षण होते हैं। तो उसका भी यही है कि पहले से आप अच्छा कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स पशु को दें, और उसको जैसे अपने को लक्षण दिख रहा है तुरंत डॉक्टर को बुलाएं और उसको कैल्शियम की ड्रिप दिलवाएं तो तुरंत ठीक हो जाता है, उसमें मैजिकल रिजल्ट। अच्छा, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग खुद भी इलाज करने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो वो जैसे ही घर में अगर कोई जैसे कुछ गलत भी कर लेते हैं वो, कि भाई एक काम करो, दलिया गुड़ खिलाओ, उससे ठीक हो जाएगी। अब वो तो एक प्रोसेस है वो जनने के बाद की, कि प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन अब वो बीमार है उस समय, कैल्शियम की कमी, तो उनको कैसे समझ में आएगा कि भाई वो क्या करें फिर उस समय? वो लक्षणों के बेस पे समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि तुरंत आप डॉक्टर को बुलाओ। उसमें क्या बहुत सारी बीमारी रहती है, डॉक्टर टेम्परेचर उसका चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उन्हें समझ आ जाएगी। उसको अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है कई बार तो वो अलग ट्रीटमेंट चलेगा, कम हो गया उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। पशुपालक क्या करते हैं, खुद ही घर पर करने लगते हैं और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अक्सर क्या गलती करता है एक व्यक्ति जो मतलब खुद इलाज करने में? सबसे बड़ी मैं देख रहा हूँ गलती तो ये करता है कि पशु मालिक वैक्सीन नहीं कराता है। वो ये बोलता है मैं वैक्सीन कराऊंगा, मेरे पशु का दूध कम हो जाएगा। अच्छा। ये एक पहले का बहुत बड़ा मिथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध कम 1-2 दिन होगा मानते हैं, लेकिन वो 2 दिन बाद वापस उसी लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन अपना कितना इलाज में खर्च होगा और कितनी पशु को तकलीफ होगी बीमार होने के बाद, इससे पहले ही अच्छा है आप वैक्सीन करा लीजिए। एक सामान्य इन जैसे ये जो लंगड़ा बुखार जो बताया, FMD बताया आपने, में सामान्यतः खर्चा कितना आता है? एक व्यक्ति जो मतलब कि डरता है कि भाई कितना खर्चा मैं ना करूं, वो भले लाखों रुपए कमा लेगा दूध बेच के, लेकिन वो वैक्सीन में कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। मुश्किल से 300-400 रुपए का लगता है, और अगर गवर्नमेंट भी आजकल अवेलेबल होते हैं वैक्सीन तो गवर्नमेंट लगवाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क लगता है वो। बाकी प्राइवेट डॉक्टर का तो फिर वो जो खर्चा है उसका वो डॉक्टर के हिसाब से रहता है।
और जैसे ये तो अपने पालतू जानवर की होगी, हर घर में व्यक्ति पालता है गाय भैंस। एक गांव में एक प्रचलन और अलग चलता है कि गाय का अक्सर मैंने खुद ने भी देखा है कि थोड़ा सा लाल कलर हो जाता है दूध में। और जो है कि फिर गांव वालों की एक चर्चा रहती, भैया उसकी बा ने देख ली बाई ने कछु करो है जाए, और कोई बाबा आवा चढ़ा दिए जाए, फिर इसकी नजर उतारो और ये करो वो करो। तो वो क्या होता है असल में? ये क्या है, एक गलत मिथ है लोगों का। एक्चुअली ये एक मैस्टाइटिस डिसीज है। अच्छा, थानेला जैसे बोलते हैं, मैस्टाइटिस बायोलॉजी के इसमें भाषा में मैस्टाइटिस उसको बोलते हैं। और हिंदी में क्या है इसका? हिंदी में थनेला रोग इसे बोलते हैं। अब क्या होता है, ये 2-3 टाइप का रहता है। एक होता है एक्यूट मैस्टाइटिस बोलते हैं जैसे। अच्छा। उसमें क्या होगा, पूरा स्वेलिंग हो जाएगी, अपने को जैसे थन है जो अडर है उसका पूरा सूज जाएगा और एकदम कड़क हो जाएगा पत्थर की तरह। अच्छा। तो उसमें तो अपने को क्लियर दिख जाता है, हाँ भैया ये मैस्टाइटिस है। अब जो आप बोल रहे हो वो लाल खून वाला, वो रहता है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस। उसमें क्या अंदरूनी अपने को ऐसे पता नहीं चलेगा, वो टेस्ट के दौरान ही पता चलता है। अच्छा। तो लोगों को क्या लगता है ये खून आ रहा है, किसी ने कुछ कर दिया, जबकि वो किसी ने कुछ किया नहीं है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है उसको, उसकी वजह से वो ब्लड लाल। वो क्या रहता है, वो रेड कलर क्या रहता है? वो खून रहता है, खून नहीं रहता है, वो अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। मैस्टाइटिस में इसका ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से मैस्टाइटिस होता है। तो वो कलर जो रहता है उसका जो वो चेंज होता है पीएच के कारण। अब जो मिल्क है, दूध है, उसका पीएच चेंज हो गया, इस कारण वो अपना मिल्क का कलर चेंज हो जाएगा। तो लोगों को लगता है कि ये किसी ने कुछ कर दिया, हमारे पास वो नजर लग गई है, नजर उतार दिया। ये मैंने भी बहुत सुना। अच्छा, ऐसा मैंने देखा भी है कि वो भैया बाबा के पास गए गांव में, और उनने जो कुछ भी उनकी प्रक्रिया है, अब किसी भी धर्म के प्रति अपन किसी की उसको नहीं आस्था को अपन नहीं ठेस पहुंचाने वाली बात है, लेकिन वो जाता है और वो ठीक भी हो जा रहा है। तो वो क्या प्रक्रिया रहती है? वो प्रक्रिया ये रहती है, वो अपना जो आयुर्वेदिक कुछ दवाएं देते हैं, जैसे केला रहता है, कपूर रहता है, ये खिला दो आप तो वो बंद हो जाएगा। वो क्या एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, अपना कपूर हुआ, तो वो डायरेक्ट उस पर इफेक्ट कर देता है। तो ये मैंने भी ट्रीटमेंट पर्पज से काफी लोगों को ये मैंने भी जो होता है ऐसे ट्रीटमेंट तो अपन ने दे दिया, बाकी अपन ने केला कपूर दे दो, खून आना बंद हो जाएगा। अच्छा। तो उन्हें लगता है कि अपने झाड़ा फूक करवाए उससे आराम मिला है। तो सामान्य जानकारी अगर दर्शक ये जो देखेंगे तो ऐसी कोई समस्या आती है तो कपूर केला का उपयोग कर सकते हैं। कपूर अपन 3 टाइम उसको खिलाइए, अपना बिल्कुल दूध लाल आना बंद हो जाएगा। अच्छा, गाय भैंस की और एक और समस्याएं मैंने देखी है, अक्सर बकरियों को भी देखा है, भेड़ का भी देखा है कि वो एक निशान बना देते हैं, त्रिशूल का निशान बना देंगे, सर्कल बना देंगे हमारे अशोक चक्र टाइप का, कि गरम सरिया एकदम चिपका देते हैं। अन्य का बुखार आया तो उसको लगा दो गरम गरम, ठीक हो जाएगी। तो ये क्या प्रक्रिया रहती है? ये क्या पहले से ये प्रथा चली आ रही, पहले क्या वेटरनरी डॉक्टर इतने होते नहीं थे। तो अब जैसे कुछ बीमारियां रहती थी, ऐसे जो लंगड़ा बुखार हो गया, अपना वीक्यू हो गया, इनमें क्या रहता था कि अब पैर में वो डायरेक्ट अटैक करता है बैक्टीरिया। अच्छा। अब उसको आगे पैर में स्वेलिंग आ गई है, अपन ने क्या किया उसको, वो लोहे का, पहले डॉक्टर रहते नहीं थे तो वो लोहे का एकदम उसको चिपका देते थे, उससे वो उतने जगह बैक्टीरिया बर्न हो जाते थे। ओके। तो वो ठीक हो जाती थी। पहले ये बहुत ही, लेकिन वो बहुत ही प्रताड़ित है, मैं बिल्कुल उसको सजेस्ट नहीं करूंगा, उसमें जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। आप अपना थोड़ा सा ही अपना टच हो जाता है, आगे से कितना तकलीफ होती है। आप तो पूरा उसको बर्न कर रहे हैं, स्किन इतना अपना त्रिशूल निशान बना देते हैं वो सब लोग, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन पहले नहीं था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो पहले प्रथा चली आ रही है, ये था उसका। अक्सर जो है व्यक्ति पालतू जानवर पाल लेता है, बिल्ली पाल ली, और अक्सर ये लोग जो देखेंगे पॉडकास्ट को वो गुस्सा भी हो जाएंगे कि कुत्ते को डायरेक्ट कुत्ता बोल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि वही उनके नाम रखे हैं, चिंटू, बबलू, शेरू। तो ऐसा कोई नहीं है हमारा, लेकिन सामान्य भाषा में हम ऐसी बात कर सकेंगे कि डॉग्स और कैट पाल लेते हैं, और बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं इसमें, और चूहा भी पालते हैं, तोता पालते हैं, बाज भी पालने लग गए आजकल लोग। तो इसमें सामान्यतः बीमारी की हमने बात तो कर ली, लेकिन वो खुद इलाज कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बिना जाने कोई भी बीमारी का इलाज व्यक्ति करता है, उसमें गलती सबसे बड़ी क्या करता है? सबसे बड़ी गलती ये करता है, वो बिना सोचे समझे गए और मेडिकल से मेडिसिन लेके आके उसको खिला दी।
मेरे पास बहुत सारे केसेस से रिलेटेड आए। उसको हो गया ओवरडोज। अच्छा, ओवरडोज हो गया या किसी का साइड इफेक्ट हो गया, या कई बीमारी ऐसी रहती है जिनमें ओरल अपने को मेडिसिन देना ही नहीं है, उन्होंने उसको मेडिसिन ला के दे दी, वो डिसीज जितनी कम थी आपने मेडिसिन दी और ज्यादा उभर गई। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। पहले एक बार कंफर्म कर लें डिसीज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इलाज कराएं, ट्रीटमेंट करवाएं तो बेस्ट है। ऐसे बिल्कुल अनजान तरीके से देना, बहुत सारे मेरे पास आते हैं जिनको ओवर डोज हो गया है या फिर उनको बहुत ज़्यादा अपना साइड इफेक्ट हो गए हैं, फिर उन्हें रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पड़ती है। किसी के इतनी मेडिसिन खिला देते हैं, कई बार मेरे ऐसे ऐसे केस आते हैं पता चला उसका पूरा लीवर ही डैमेज हो गया। खिला रहे हैं, उन्हें पता है कि ये दवाई अपने मंथ में एक बार देना, वो पता चला डेली दे रहे हैं, खुद ही अपने से। बहुत सारे यूट्यूब पर देखकर खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और फिर उल्टा हमें और बताते हैं ऐसा नहीं ऐसा था वो। अच्छा, यूट्यूब पर देखकर कई लोग आते हैं ऐसा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि खुद ना करें तो बहुत बेस्ट है। उससे और डबल नुकसान हो जाता है कई बार। एक छोटी सी मेडिसिन से काम हो जाता है आपका, आपने उसको ज्यादा देकर उसका और लिवर किडनी और डैमेज कर लेते हैं, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अच्छा, मैं अभी जो है जब पॉडकास्ट करने वाला था तो जानकारी ले रहा था, तो हम गायों की ही बात कर रहे हैं अभी शुरुआती उसमें। तो अक्सर देखा गया है जो दूध देने वाले पशु हैं, जिसमें भैंस है, गाय है, तो इनमें एक सामान्य समस्या बताई गई कि भाई फ्लोर भी सही होना चाहिए। बिल्कुल। पहले के लोग जो है वो गोबर वाला, मिट्टी वाला फ्लोर रहता था, अब सीमेंटेड, फर्शी वाला या अलग प्रकार की टाइल्स भी लगवा ले रहे हैं कई लोग। तो उसमें गाय और भैंस की तो ये पता चला कि भाई उनके दूध में समस्या आती है, सूजन पड़ जा रही। ये बकरियों और भेड़ वगैरह इन सब में भी समस्या आती, क्या है ये मतलब असल में? बिल्कुल मेन देखिए, अपन लोग क्या सोचते हैं कि खाना अच्छे से खिला दिया या मिनरल मिक्सचर विटामिन खिला दिया तो वो अपनी जगह है खाना, लेकिन फ्लोरिंग स्पेस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, स्पेशली जो अपने डेयरी फार्म है इनके लिए। अच्छा, पहले लोग क्या कच्चे में रखते थे तो उन्हें वहां पे अच्छे से बैठने में थोड़ा हार्डनेस नहीं आती थी। अब लोग ऐसा फ्लोर को स्लीपी बना देते हैं कि जैसे ही वो यूरिन पास करे पूरा स्लिप गीला हो जाएगा, गीला हो जाता है, उस पर खड़ा होगा स्लिप हो जाएगा पूरा। और कई केस देखे मैंने अभी तक अपने 500 से 700 ऐसे केस देखे हैं, फ्लोर की वजह से इतना लॉस हुआ है, ऐसे स्लिप हो गए उनके पूरे जॉइंट निकल गए पीछे से। और वो एनिमल आप कितना ही ट्रीटमेंट करा लीजिए कभी खड़ा नहीं हो सकता, एक बार जॉइंट निकल गए। अच्छा, तो फ्लोर तो बिल्कुल, या तो फिर आपने कंक्रीट करा लिया तो ठीक है, आप मैट वाला एक वो गद्दे आते हैं, काऊ मैट जिन्हें बोलते हैं हम, काऊ मैट का यूज कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका अडर भी खराब नहीं होगा। फिर वो अडर दब जाता है सीमेंट में, कंक्रीट वाले फ्लोर में, हार्ड फ्लोर में, फिर वो अडर दब गया, उसमें सॉइलिंग आ गई, एक बार उसमें सॉइलिंग आई फिर वो मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम होगी, जो अभी हमने बात की मैस्टाइटिस की। तो इसलिए फ्लोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोर को आप जितना हो सकता है बेडिंग करके रखिए उस पे। उसके आप काउमेट आते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है वो, एंटी स्लिप वाले आजकल काउमेट आ गए हैं। अच्छा, जो उसको आप काउमेट नहीं परचेज कर पा रहे हैं, अब वो वाली डेयरी फार्म चला रहा है, वो अच्छा सरकार भी लोन तो आप वो जो फ्लोर बना रहे हैं उसे स्लिप ही मत रखिए, फिर उसको थोड़ा रफ रखिए, या कोशिश कीजिए कच्चे में ही बढ़िया रहे वो, मिट्टी वाला ही बेस्ट जगह, या तो फिर कंक्रीट वो जीरा गिट्टी टाइप का कुछ वाला, ताकि वो स्लिप ना हो उसमें, क्योंकि उनका तो हार्ड रहता है पैर का नाखून जो। वो एक बार जो स्लिप हुआ उनमें वेट ही इतना रहता है, 300-400 कुंटल की बफेलो है, वो स्लिप हो गई तो बिल्कुल फिर उसका बच पाना ही पॉसिबल नहीं होता। इसमें तो ये जो है कि बकरी और भेड़ में भी ये समस्याएं दिखती है क्या, ऐसा उनके साथ भी होता है? उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनका बॉडी वेट कम होता है तो। लेकिन फिर भी कोशिश यही किया जाए कि या तो उनको आप वो मैट बिछा दीजिए या फिर खुरदुरा रखिए, कंक्रीट एकदम स्लिपी मत बनाइए स्पेशली उनको भी। लेकिन गाय और भैंस में स्पेशल दिक्कत वाली प्रॉब्लम है, अगर स्लिपी आपने बना दिया तो बिल्कुल लॉस आपका 100% होना ही है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा ये कि भाई उनने गाय तो पाल ली है पर उनको पूरी कंप्लीट डाइट देने का उनके पास वो नहीं है। तो मैं अपने मामा जी से बात कर रहा था एक दिन, मैंने कहा यार मामा अपन गाय छोड़ने की क्या प्रोसेस है, क्यों छोड़ना इनको इम्पोर्टेंट है, या बंद ही रहती तो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उन्होंने कहा कि गाय जो है घूम फिर के आ जाएगी ना, भले वो दिन भर कुछ नहीं खाएगी तो स्वस्थ रहेगी। ये क्या प्रोसेस है उसकी, मतलब ऐसा?
वो बहुत सही तरीका है, थोड़ा बहुत अगर बाहर घूम ले तो ऐसे ग्राउंड में घूम आई, वो थोड़ा उसका डाइजेशन सही रहता है, और थोड़ा बहुत रनिंग में अपना ब्लड फ्लो सही रहता है, नॉर्मल रहता है, अपनी मसल्स बहन जो रहती है, अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है, वो सही तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस तरीके का अपना जो पास्चर है, ग्राउंड है, वो उस तरीके का होना चाहिए। अब आप अपने मंडीदीप को देख लीजिए, अगर आप मंडीदीप में छोड़ देंगे तो गाय जाके डायरेक्ट जाकर पॉलीथीन खाएंगी, और फिर और बड़ी समस्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए गांव में छोड़ना बहुत अच्छा है, अच्छा पास्चर है, घास वगैरह है, तो वहां पे उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा हरा भरा खा लेती है, अच्छे पोषण अच्छा मिल जाता है उसको, वो सही तरीका है। लेकिन सिटियों में तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वो छोड़ देते हैं, फिर वो हरा मरा तो कुछ है नहीं, हरा चारा तो है नहीं। शहर की गाय रोटियां नहीं खा रही हैं घी वाली, बिल्कुल वो पन्नियां खा रही हैं, पन्नियां खा रही हैं। मैंने खुद ने टेस्ट किया, भी 2-3 गायों को मैंने खिलाया। शीतल में गाय आई तो मैंने उसको बढ़िया, वो बैठ जाती घर के सामने, अपन नहीं भगाते, तो उसको मैंने रोटियां खिलाई घी वाली बढ़िया, क्योंकि रोज बनती है, अपन तो सनातन धर्मी हर व्यक्ति खिलाता है। वो घी वाली रोटी नहीं खाई उसने। फिर मैंने उसके लिए वो सूखा भूसा लेके आया, उसको वो भी नहीं खाया। फिर मैंने कहा यार भाई समस्या क्या है, अपने को अपने हाथ से नहीं खा रही हो कुछ। फिर मैंने एक पेपर का टुकड़ा उठा लाया, उसने पेपर खा लिया। मैंने कहा वाह यार गऊ माता गजब हो तुम भी। वो यही है उसका कि वो परमानेंट शुरू से ही लोगों ने दूध लगाया और छोड़ दिया बाहर। सिटी में तो यही देख रहा हूँ मैं, छोड़ दिया बाहर, फिर वो पॉलीथिन खा के उसकी ऐसी हैबिट हो जाती है, फिर वो नॉर्मल भूसा चारा तो बिल्कुल बंद कर देती है, वो फिर ऐसी चीजें खाएंगी। और एक दिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको कि अगर जब तक वो पॉलीथिन उसने खा ली है, जब तक वो डाइजेस्ट हो रहा है ठीक है, डाइजेस्ट, और पॉलीथिन पे कोई मेडिसिन वर्क करती नहीं है। एक बार जैसे उसकी कहीं पे फंसी वो पॉलीथिन, बाई चांस एसोफेगस में फंस गई, जो खाने की नली है उसमें फंस गई, फिर आप उसका कोई इलाज पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा। फिर उसका ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन ये आवारा को लोग करवा नहीं पाते हैं, और वो ऑपरेशन करने के लिए एग्री होंगे तब तक तो वो बचेगी नहीं, पूरा पेट फूल जाएगा। मैंने कई पॉलीथीन वाले केस किए हैं, पन्नियां निकाली है, बहुत 10-10, 20-20 किलो पेट से पन्नियां निकलती है। हमने ऑपरेशन करके ये सर्च किया कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पन्नियां खा लेती है। इसलिए सिटी में तो मैं यही कहूंगा कि गाय को ना ही छोड़ा जाए, वो लोग तो बांध कर ही रखें तो बेस्ट है, बांध के रखो, या तो पालो मत आप। ऐसे बाहर रोड पे छोड़ोगे, एक्सीडेंट होगा, रोड पर जाएगी तो अदरवाइज वो पॉलीथीन खाएगी, तो दोनों ही घातक चीजें हैं। मैंने जब शुरुआती दिनों में जब आपका आना हुआ था यहाँ शहर में, तो मैंने देखा था कि कई सारे, 1-2 बार मैंने भी बुलाया था स्वयं ने, तो ऐसा कभी होता है कि भाई आवारा गाय ने बड़े व्यक्ति गौ सेवक हैं, उन्होंने कहा यार डॉक्टर को बुलाओ, और फिर अपनी तरफ से मेडिसिन तो लगा दी व्यक्ति ने। फिर ऐसी कभी स्थिति आती है कि भाई अरे यार अब तो भाई मैं भी परिवार लेके चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत देख लिया करूँ मेरा भी। बहुत समस्या आती है ये वाली, तो ये आपने सही क्वेश्चन पूछा। क्या होता है, कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि लोग ऐसे गाय का एक्सीडेंट हुआ, इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, इतने एक्साइटेड, पहली बात तो फोटो ले लेंगे, ये करेंगे, और डॉक्टर इतने फोन कर कि डॉक्टर वहां से और गाय तक पहुंचे कि फोन उठाएं आपका कि हम गाड़ी चलाएं, कि वहां तक जैसे तैसे 5 मिनट में बस आओ, आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन 5 मिनट में आओ। जैसे तैसे हम वहां पहुंचते हैं, और जैसे ही हमने ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पट्टी बांधी, बैंडेज किया, ये करा वो करा, लोग पीछे खड़े हैं, बढ़िया फोटो मोटो अपना खिंचाया, और जैसे हम ट्रीटमेंट करके फ्री होंगे, पीछे देखा कोई भी नहीं। सब गोल हो जाते हैं। और बिल्कुल जब जैसे ही पैसे की बात आती है कि अब मेडिसिन प्राइवेट लगाना, आजकल एनिमल्स की मेडिसिन बहुत कॉस्टली आती है, हमने लगाई और फिर पता चला गोल लाल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इतने लोग हो, एटलीस्ट मैं भी समझता हूँ आवारा गाय है, मैं भी बिल्कुल रीजनेबल, बिल्कुल मेडिसिन का अपना चार्ज लेता हूँ, आवारा गाय है तो बिल्कुल नहीं करता। और कई तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए, जो मुझे लगा कि ये गाय अब बच नहीं पाएगी, अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, अपनी तरफ से बहुत ऑपरेशन किए। और आज भी गौशाला में जाते हैं, जितना हमसे बनता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो भी मिनिमम चार्जेस में कर देते हैं। लेकिन लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उस समय तो कि ऐसे कि बिल्कुल ये सब कुछ करने को तैयार है, हम ये है वो है, फिर हम लिख के दे दें ये मेडिसिन आप ले आइए, तो बिल्कुल कोई लाने को एग्री नहीं, सब बिल्कुल पीछे हट जाए। अभी एक ट्रेंड चल रहा है
कि शुरू से ही ट्रेंड है, मुझे भी बहुत पसंद है डॉग्स पालना, कुत्ते पालना। और जो है कि इन जो पालतू जानवर हैं उनमें भी स्ट्रेस जैसी चीज़ें आती हैं क्या? बिल्कुल, डिप्रेशन में चले जाते हैं क्या वो भी? बिल्कुल चले जाते हैं। स्पेशल डॉग तो बहुत डिप्रेशन में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो उसका ओनर है, पेट्स ओनर, तो वो उनको रख रहे हैं, पूरा खाना वाना खिला रहे हैं, और 1-2 दिन के लिए वो बाहर चले गए, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं डॉग, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं। और दिवाली के समय स्पेशल लोग पटाखा चलाते हैं, डर लगता है उन्हें, बहुत स्ट्रेस में चल जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि एनिमल्स कितने स्ट्रेस में जाते हैं। मैं खुद ये चीज मैंने देखी है कि दिवाली के समय इतने, दिवाली जैसे ही खत्म होगी, पटाखे चलना बंद होंगे, इतने केस आते हैं मेरे पास स्ट्रेस के कि वो डॉग छिप के बैठ रहा है दूर जाके, एक कोने में जाके बैठ रहा है, या बेड के नीचे घुस के बैठ रहा है, इतने डर जाते हैं डॉग। मैंने खुद ने इस बार जो है मेरे घर पे वो जो रैंडम डॉग्स होते हैं ना जो घरों के सामने, वो मैं लेट आया था घर पे दिवाली के दिन, तो फटाके देखा ही कि वो 2 कुत्ते घर के अंदर बैठे, वो गेट के पास छुप के, क्योंकि अपने घर पे फटाके नहीं फूट रहे थे, सब पूजा में लगे थे, रात में लेट पूजा हुई, तो मैंने कहा यार ये डर के बैठा हुआ, तो उसके चलते मैंने घर से बहुत दूर जाके फटाके फोड़े। मैंने कहा भाई तू सेफ रहे, टेंशन मत ले। बिल्कुल, जितना हो सके एनिमल्स को से दूरी। पहली बात तो पटाखा कम ही यूज कीजिए। अभी एक केस आया मेरे पास, अभी रिसेंट का, इसी दिवाली का बताता हूँ आपको। एक भैया थे, उन्होंने रस्सी बम को जला के और ऐसे फेंका। अब वो डॉग क्या रहते हैं, उसने सोचा इन्होंने मेरे लिए बॉल फेंकी है। अच्छा। वो डॉग गया और उसको डायरेक्ट बाइट किया, और जैसे उसने बाइट किया, पटाखा उसके मुंह में ब्लास्ट, पूरा उसका जबड़ा फूट गया, बिल्कुल ब्लास्ट हो गया अंदर से, एक स्किन टिश्यू पूरे अंदर के डैमेज हो गए। तो जितना हो सके पटाखा एनिमल्स से तो उसका इलाज हो जाता है, मतलब कि कुछ होता है फिर बाद में कि वो? हाँ, स्ट्रेस फ्री मेडिसिन आती हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, फिर उनको ट्रीटमेंट के द्वारा उन्हें। ये बिल्ली वगैरह में और चूहों में, तोता जो पक्षियां पालते हैं, पक्षियों में भी बिल्कुल स्ट्रेस होता है। अच्छा, बिल्कुल। उसका कारण क्या रहता है पक्षियों का? जैसे वो तो पहले ही पिंजरे में बंद है, तो वैसे ही स्ट्रेस में है वो तो पहले ही, तो ऐसे बंद रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको भी आजादी का पूरा अधिकार है। और वैसे वो भी बहुत ज्यादा, एक तोता हुआ और एक खरगोश हुआ। खरगोश तो अगर उसके आपने बाजू में रस्सी बम फोड़ दिया तो उसकी इतनी ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है कि वो वहीं के वहीं कोलैप्स कर जाता है, वहीं डेथ हो जाती है उसकी, इतना ज्यादा डर जाता है। इसलिए अवॉइड ही करें एनिमल्स से दूर। शोर से डर लगता है, बिल्कुल, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। संगीत बाकी वो बहुत सुनते हैं, लेकिन अलग प्रकार के शोर, वो अलग प्रकार का होता है। हमने एक दिन ये ब्लास्ट होते हैं, पटाखे वगैरह हुआ कर। ये जो बिल्ली जो है कुत्ते से डरती है, ठीक है जी, लेकिन जब वो प्रेशर में आ जाती है बिल्ली, तो फिर कुत्ता क्यों डर जाता है उससे? क्या है इसका कारण? देखिए, अपन कहावत सुनते ही आए कि बिल्ली होती है शेर की मौसी होती है। अच्छा। बिल्कुल, वो जब अपने एग्रेशन में आ जाए, हाँ, तो बिल्कुल वो कुत्ते को भी पीछे हटा देती है। हाँ, और आजकल तो एक ट्रेंड आया कि डॉग भी साथ में रह रहे हैं, फ्रेंडशिप हो गई। स्टार्टिंग से रखते हैं, ऐसे छोटा पपी घर पे लेके आए और उसी के साथ में कैट ले गए, तो वो स्टार्टिंग इतने फ्रैंक हो जाते हैं, बिल्कुल बिंदास। अक्सर लोगों की एक धारणाएं चलती हैं, अब उसको मिथ भी कर लें या प्रैक्टिकली भी देखें, कि जो आवारा कुत्ते हैं और जो पालतू कुत्ते हैं, कई सारे लोग पालतू कुत्तों को भी वैक्सीन नहीं कराते, और आवारा कुत्तों का वैक्सीन होना सरकार के भरोसे है, वो कि किसी ने करवा लिया, कोई अच्छा देव मानुस सोचा कि भैया वैक्सीन करा दें। तो और जो सबसे खतरनाक बीमारी जिसको कह रहे हैं अपन, रेबीज, वो किन कुत्तों में अक्सर पाई जाती है? जैसे देखिए, अगर आपने घर में कुत्ता पाला है तो 2 वैक्सीन तो बिल्कुल आप करवा के ही रखिए। क्या? रेबीज, और एक होती है पार्वो कैनाइन डिस्टेंपर की, जैसे हम 9-in-1 या 10-in-1 के नाम से। वो बहुत खतरनाक बीमारी है। ये 2 बीमारी ऐसी है, एक बार डॉग को पार्वो हो गया, उसमें भी बिल्कुल बचना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। और रेबीज तो आप जानते हैं हम लोग की, रेबीज हो गया तो फिर वो तो मरना उसका तय ही है। दोनों की बात करेंगे, रेबीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम रेबीज की बात करें तो जैसे ही आप डॉग को लेके आते हैं, 3 मंथ का एज होती है उसकी, तो उसको रेबीज का वैक्सीन पहले ही आप लगवा लीजिए। अच्छा, उसकी एज भी अगर बाद में अपन लगवाते हैं तो? बाद में भी लग जाता है, लेकिन एक क्राइटेरिया 3 मंथ है, तो
अपने प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही लगवा दे तो बेस्ट है। ऐसे उसकी पर्टिकुलर एज मतलब ये है कि 3 मंथ के पहले नहीं लगेगा, बाद में आप कभी भी लगवा लीजिए। 3 मंथ की एज के बाद में कभी भी लगवा लीजिए। तो 3 मंथ में ही अपन लेके आए तो सबसे सेफ, अपना भी सेफ्टी रहेगी, उसकी भी सेफ्टी रहेगी। 3 मंथ की एज में लगवा लीजिए, फिर एक नेक्स्ट मंथ लगेगा और फिर साल में एक बार, ये इसका रेबीज का शेड्यूल रहता है। ये आप लगवा लीजिए तो आप रेबीज से एकदम प्रोटेक्शन आपको। किन कुत्तों में अक्सर पाया जाता है? ये सभी में रहता है? रेबीज देखिए क्या रहता है कि इनके नेल्स और सलाइवेशन जो रहता है उसमें वायरस रहता है। लेकिन रेबीज कब होगा अपने को? जब रेबीज वाला डॉग है जिसको रेबीज हो चुका है, बीमारी हो चुकी है, जो कुत्ता हम हिंदी में बोलते हैं पागल हो गया है। अच्छा, उसको पहले बीमारी होगी, वो अगर अपन को वो अपने को काटता है तो फिर तो बिल्कुल ये मानिए बहुत डेंजर वाली बात है। उसके लिए तो हम तुरंत अस्पताल जाइए, तुरंत उसका वैक्सीन अपने लिए भी लगता है रेबीज का। जैसे ही उसने वाइट किया डॉग ने हमें, तो सबसे पहले तो अपना जो सर्फ रहता है कपड़े धुलने वाला, उससे जहाँ भी वाइट किया जो बूंद है उसको अच्छे सर्फ से अच्छा बढ़िया साफ कर लीजिए। और जो अपना नल है उसके आगे बिल्कुल सर्फ लगाते जाइए और हाथ को बहुत साफ करते जाइए। 5-10 मिनट तो आप सबसे पहली चीज ये कीजिए। और जैसे आपने वो 5-10 मिनट वॉश कर लिया, तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल जाके अपना रेबीज का वैक्सीन। क्या क्या लक्षण आते हैं? जैसे मैंने तो पढ़ा तो बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक जो है, पानी से डरने लग जाएगा या आग से डरने लग जाता है। सबसे ज्यादा इसका ये सिम्टम है, व्यक्ति जैसे उसको रेबीज हो गया तो पानी से बहुत, जैसे आप पानी उसके लिए ले जाइए आगे, बहुत ज्यादा डर जाएगा वो। पानी पिएगा भी नहीं, पानी बिल्कुल देख कर ही डर जाएगा वो, बहुत डर लगता है। और बिल्कुल मेंटल हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है आदमी अगर रेबीज हो गया उसको तो। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, अगर आप पहले से प्रिकॉशन ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपने घर में कुत्ता पाला है, आप उसको रेबीज का वैक्सीन लगवा लीजिए। और अगर आपको बाई चांस काट भी लेता है तो आप बढ़िया सर्फ से उसको धुल लीजिए और आप अपने वैक्सीन करवा लीजिए हॉस्पिटल में जाकर। बस डॉग को वैक्सीन लगवाना बिल्कुल कम। मतलब ये बीमारी हर कुत्ते में नहीं होती है रेबीज की, लेकिन अगर वो उसको रेबीज हो चुका है जो कुत्ते को, हाँ, पागलपन के कुछ इस टाइप की सिम्टम आ गए हैं तो वो डेंजर होता है। और ये बिल्लियों में भी ऐसी कुछ समस्या है? बिल्कुल, बिल्लियों में भी रेबीज होता है। अच्छा, बिल्कुल, उसका भी वैक्सीन लगवाना कंपलसरी होता है। बिल्ली कुत्ता दोनों में होता है। इनके नेल्स में, सलाइवा में बहुत ज्यादा ये वायरस पाया जाता है। लेकिन अगर स्वस्थ है, उसको वैक्सीनेटेड है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल वो सेफ रहता है हमारे लिए। बाकी जो रेबीज जिसको हो गया वो अपने को बाइट कर लेता है तो वो नहीं। तो अच्छा, बिल्लियों के वैसे भी बाइट करने के केसेस तो बहुत कम आते हैं, पंजे ही मारते हैं, नेल्स लग जाते हैं, बहुत खतरनाक पंजे होते हैं। एक बार मुझे भी मारा था, बिल्कुल हुक जैसे रहते हैं उनके पंजे, बहुत वो एकदम अच्छा गहरा काम कर देता है। दूसरा जो एक पार्वो बीमारी की बात कर रहे हैं, वो मैंने भी, जर्मन शेफर्ड था मेरे पास, उसको भी हो गया था, छोटा ही बच्चा था। तो भाई वो पानी वानी उसको कुछ देना नहीं है, उसको इंजेक्शन ही लगवाते रहो उसकी, और खाना पीना सब बंद हो जाता है। जितने दिन झेल ले बच गया तो। हाँ, एक ये वायरस डिसीज है, इसमें भी ये एक वायरस डिसीज है। इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले सिम्टम जैसे आए, अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो इसमें बच जाता है डॉग। इसमें क्या होता है कि उल्टी स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लडी दस्त स्टार्ट हो जाएंगे, और खाना पीना छोड़ देगा, और थोड़ा बहुत भी पानी जो पिएगा तुरंत वो वॉमिट कर देगा। तो जैसे ही आपको ये सिम्टम नजर आते हैं, तुरंत आप उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। और ये बीमारी क्योरेबल है, अगर आपने समय पे और सही इलाज करवा लिया तो इसमें डॉग बच जाते हैं। बिल्कुल, मैंने 90% डॉग को बचाया है इस बीमारी में। अक्सर लोग पाल तो लेते हैं, लेकिन अब फैमिली का इश्यूज है कि भाई बीमार हो गया तो बीमार हो गया, उसका अपन नहीं इलाज करवाएंगे। कई बार देसी कुत्ते ले आते हैं, इधर उधर से बचा लेते हैं, और कई बार वो जो है कि हाइब्रिड वाली भी लेके आ जाते हैं जो शहर के बाहर के हैं, जैसे सेंट बर्नार्ड है और जर्मन शेफर्ड है, लेब्रा तो अब तो यहीं पे हस्की हो गया। तो ये कुत्ते, अब इनमें तो ये सामान्यतः ज्यादातर बीमारियां नहीं देखी गई, इनको दूसरी बीमारियां हो जाती हैं अपने शहर में लाके, जहाँ तक पार्वो, कैनाइन डिस्टेंपर, ये सब में हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं इलाज करवा पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करे उस समय में? अगर इलाज ही उसका एकमात्र उपचार है। अगर आपने इलाज नहीं करवाया है, ऐसे पार्वो हो गया, इलाज नहीं करवाया
और आपने उसको ओरल मेडिसिन दे दी, कोई भी मेडिकल से लाके, बहुत से लोग करते हैं, मेडिकल से लेकर आए और उसको मेडिसिन खिला दी, तो उस डिसीज में क्या होती दिक्कतें नहीं आती है। अच्छा, ये डॉग्स में भी जो एक वो है पिटबुल हो गया और रॉटवाइलर हो गया, हाँ, इनके कुछ अलग ही कहानियां है कि ये बड़ा एग्रेसिव होता है तो ये मालिक को भी काट लेता है, ये ऐसा कुछ है क्या असल? देखिए, इनकी लोगों में धारणा है ये वाली कि रॉटवीलर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। कई बार केस हुए हैं, बहुत सारे हुए, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन उसके पीछे का रीजन लोगों को नहीं मालूम है। कोई भी डॉग आपको कभी भी बाइट नहीं करेगा, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा तो ही वो बाइट करेगा। अब ये रॉटवीलर और पिटबुल के लोग बोलते हैं बाइट कर लेते हैं, अपने मालिक को ही बाइट कर लिया, तो उसका पीछे की कहानी समझिए कि क्यों उसने बाइट किया आपको। उसका बाइट करने का इनका क्या रहता है, जैसे वो खाना खा रहा है, खाना खाने में आप किसी को भी डिस्टर्ब करोगे या आप बेफजूल में उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बाइट करेगा, तो वो उन्हें एग्रेसिव हो जाता है। कई ओनर, मेरे पास अभी एक केस हुआ था, रॉटवीलर उनके पास था, तो उन्होंने, वो खाना खा रहा है और उसका वो मुंह साफ कर रहे हैं, वो खाना खा रहा है, उसके कुछ लग गया हो या मुंह, तो वो साफ कर रहा है। अब उसको साफ कर रहा है, उसे क्या लगा कि मुझे खाने से रोक रहे हैं, तो उसको एकदम एग्रेसिव हो गया, गुस्से में आया, तो उनने उसको, उनके ओनर को बाइट कर लिया। अच्छा। बिल्कुल हाथ में बाइट कर लिया। तो उसके पीछे कुछ रीजन रहता है, कोई भी डॉग ऐसे बाइट नहीं करता है। एटलीस्ट ये आवारा लोग बोलते हैं ये कि ये आवारा डॉग है, ये काट लेते हैं, इनसे बच के रखिए, ऐसे कोई भी डॉग आपको नहीं काटेगा जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं या कुछ ना कुछ आपकी गलती होगी तो ही वो आपको बाइट करेगा। अदरवाइज एक कंडीशन में डॉग बाइट करता है, जो रेबीज हमने बात की अभी, अगर डॉग पागल हो गया है तो ही वो आपको बेफजूल बाइट करेगा, अदरवाइज कोई भी डॉग आपको बेफजूल में नहीं काटेगा। आपने कुछ ना कुछ उसको छेड़ किया तो ही वो काटेगा। अच्छा, ये फीमेल्स जो डॉग्स पाल लेते हैं जो लोग, अक्सर उनमें समस्या आती है, जो एक मंथली जो उनके साथ भी इश्यूज आता है, तो अक्सर लोग कुत्तों को फिर वो फीमेल्स डॉग से उनको बाहर कर देते हैं या ऐसी लोकेशन में बांध दिया जाता है कि भाई ये पूरे घर में गंदा करेगी। तो उसके लिए तो अभी जैसे मैंने पता किया था कि डाइपर्स वगैरह आने लगे, तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करे, उनको मतलब क्या नहीं करना चाहिए? ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनमें डॉग, फीमेल डॉग जो रहती है, उनमें ओनली साल में 2 बार ही उनको जो ब्लीडिंग वाली समस्या होती है, पीरियड्स वाली, वो साल में 2 बार ही आती है। 6 मंथ में 1 बार केवल उन्हें ये प्रॉब्लम आती है, वो भी केवल 10 दिन के लिए। 10 दिन, 9 से 10 दिन उनका ये टाइम रहता है, तो उस टाइम वो ब्लीडिंग होती है उनको। तो उस टाइम या तो आप डायपर रखिए, उनको ऐसे अलग एकदम नहीं कर देना है, नहीं तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। हाँ, पेड़ के नीचे बंधे हैं कि उन्हें गंदा अलग कर दिया, सबसे बढ़िया 9 दिन की बात रहती है। 9 दिन आप उनको डायपर पहना के रखिए, कोई इशू, ज्यादा साल में 2 बार ही तो आपको समस्या का झेलना है, ज्यादा इशू नहीं आता है। और कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में भी ब्लीडिंग नहीं होती है, बिल्कुल ड्रॉप थोड़ा यहाँ बैठ गई, वहाँ ड्रॉप हो जाएगा, तो आपने अगर डायपर पहना दिए तो बिल्कुल समस्या नहीं। ये बीमारियों की बात चल रही है, तो जो पक्षी हैं, जो तो जैसे तोते को बैन कर दिया है कि भाई पिंजरे में नहीं रख सकते, आप ऐसे पाल लो, उनमें कोई अक्सर ऐसी बीमारियां दिखी है कि भाई ये सामान्यतः बीमारी है कि हर पक्षी में आ रही है, और कोई ऐसा केस आता है कि? बिल्कुल आता है, इनमें भी बर्ड फ्लू आया था एक बार, आपने सुना हो, मुर्गियों में मुर्गी खा रहे थे लोग, तो उससे हो जाता है। इनमें भी वायरल डिसीज, बहुत सारी वायरल डिसीज होती है, और तोता तो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, वो ऐसे टेम्परेचर में से भी दिक्कत हो जाती है, एकदम बहुत ज्यादा ठंडी पड़ी, उसको आपने टेम्परेचर डाउन चला जाता है कई बार तोते का, या उनको जो ईचिंग वाली एक बहुत समस्या होती है कि आप लोग बात क्या करते, पाल लिया, उन्होंने पता नहीं कि क्या खिलाना है, अब आपने तोते को, बहुत से लोग चाय पिला रहे हैं और उसको मीठा खिला रहे हैं, ऑयली चीजें खिला रहे हैं, जबकि तोते को बिल्कुल फ्रूट्स खिलाने वाला वो है, उसको फ्रूट्स दे दीजिए, वेजिटेबल्स दे दीजिए, आप फ्रूट्स दे दीजिए, मिर्ची दे दीजिए, ऐसी चीजें आप उसको दीजिए। लोग उसको मीठा खिलाते हैं, पूरे हेयर फॉल हो जाते हैं, उसको इतनी ईचिंग हो जाती है, मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं। ये केस तो मैंने ही देखा था कि एक व्यक्ति ने पाल रखा और सुबह की घटना है, मैं सोकर उठा हूँ और वो बहुत तेज आवाज कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है उसमें। तो अब मैंने घर पे ही कहा, मैंने यार वो उनका तोता बहुत तेज आवाज दे रहा है, वो क्या समस्या है? तो उसके लिए लड्डू वगैरह मिठाइयाँ रखी थी, और वो मिठाइयाँ रखी थी, उस पर चढ़ गई चींटियाँ, बड़ी वाली लाल वाली, और वो पूरे मिट्ठू के ऊपर झूम गई
और रात भर उस मिट्ठू को चींटियां काटती रही। वो सुबह जब उस पर नजर पड़ी तो वो तो पंख में घुस गई थी, हर तरीके से उसको काट रही थी। हाँ। बहुत कोशिश करी, पानी वानी डाल के भी निकाला, लेकिन वो लास्ट में मर गया। तो ये मीठा खिलाना व्यक्ति को बंद कर देना चाहिए। मीठा और ऑयली ये चीजें ना तो डॉग्स के लिए है ना ये तोते वगैरह के लिए। मैंने बहुत सारे लोग आते हैं, ये हेयर फॉल की समस्या हो रही, सबसे पहले वो यही करते हैं। और एक और नया ट्रेंड चला है, डॉग उन्होंने पाल लिया, अपना क्लिनिक प्लस ले आएंगे, डब ले आएंगे, अपना ही जो साबुन शैम्पू है उससे ही उसको नहला दिया। जबकि अपना पीएच अलग है, डॉग की स्किन का पीएच अलग है, फिर उसके पूरे हेयर फॉल हो जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, बहुत समस्याएं आती है। तो मैं यही बोलूंगा कि आप जो उनके लिए जो बना है उसी को यूज कीजिए, ना कि अपना कोई। बाकी जो घरों में पालते हैं वो टमाटर रोटी खिला रहे हैं, वो कुछ भी खिला रहे हैं, तो वो सब सेफ रहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। सब्जी रोटी खा रहे हैं वो बढ़िया कुत्ते जो है, नहीं बहुत प्रॉब्लम आती है उन्होंने। अभी वो खिलाते हैं कुछ मंथ तक तो ठीक रहता, फिर कहीं उनका ऑयली खिला रहे हैं तो पूरी स्किन इन्फेक्शन हो गया है, पूरे हेयर फॉल हो गया है, लिवर डैमेज हो गया। तो 1-2 मंथ शुरू में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अपन खिला रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, हम तो साल बहुत खिलाते हैं, मेरे डॉग को कुछ नहीं होता है। अब वो एक्चुअल बाद में जो उभर के आती है समस्या, मतलब ऑयली चीजें नहीं खिलाना चाहिए। ऑयली और मीठा बिल्कुल ना ही डॉग को खिलाना है, ना ही बर्ड्स को खिलाना, मतलब किसी जानवर को ऑयल नहीं खिलाएं। बाकी जो सामान्य रूप से आप वेजिटेबल्स में जैसे टमाटर वगैरह, आलू वगैरह, उबले, ऐसे ये खिला सकते हैं। आज के समय में कई विद्यार्थी जो हैं पशु चिकित्सक की, वेटनरी की ओर बढ़ रहे हैं। उनको जो इच्छा कर रहे हैं कि भाई मैं भी इस सेवा कार्य में जुड़ूं, एजुकेशन बना के थोड़ी अर्निंग भी कर लूं और मेरा ऐसा प्रोफेशन भी उसको चूज करूं, तो एक नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए शुरुआती एकदम की 12th वो बायो से कर ले, फिर क्या करे वो आगे? बहुत सारे लोगों की अभी ये फील्ड में इच्छा हुई है। पहले लोग इस फील्ड को जानते नहीं थे, बिल्कुल बहुत कम लोग जानते थे। अभी मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं क्लिनिक पर कि हमें कुछ गाइड कीजिए, तो ये बहुत बड़ा इशू है, लोगों को पता नहीं है इस फील्ड के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसमें जाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है कि 11th में बायो लेना है। 11th में बायो लिया, 12th बायो से हमने के लिए अच्छे मार्क्स लिया है। इसके बाद हमें उसकी प्रिपरेशन या तो आप 11th से स्टार्ट कीजिए। नीट जो होती है, नीट जो MBBS के लिए नीट हम देते हैं, उसी के थ्रू इसका, उसमें एक ऑप्शन, जब हम नीट का फॉर्म डालते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है वेटनरी और एनिमल डॉक्टर बनना है आपको ह्यूमन, उसमें वेटनरी का एक ऑप्शन आता है। तो आप उस पर टिक कीजिए जब आप फॉर्म को जो फिल कर रहे हैं, और उसका आप जैसे नीट का एग्जाम वही आपको देना है। नीट जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको जो है कॉलेज अलाउ हो जाएगा। अब आपको कौन सा कॉलेज मिला है, ये 3 ही कॉलेज है हमारे MP में, तो इन तीनों में से कोई भी कॉलेज आपको, शासकीय महाविद्यालय सिर्फ 3 ही है। इसका एकदम एजुकेशन की कितनी फीस लग जाती है? देखिए मैं जब करता था तब उस समय 35,000 फीस थी इसकी। कितने साल की पढ़ाई? साल की। पहले मैं जब था जब 5 साल की डिग्री होती थी, अभी चेंजेस आए हैं, अभी हो गई है 6 साल की डिग्री। 6 साल के 1 साल बढ़ा दिया, 1 साल उन्होंने इंटर्नशिप का बढ़ा दिया है। तो जैसे ही हमारा ये वो क्वालिफाई हम कर लेते हैं नीट को, तो हमें कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज में जो रहेगा ये 5 साल की तो आपकी डिग्री रहेगी। फिर जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएगा आपका, आप कंटिन्यू उसमें बैक नहीं लगा आपका, कंटिन्यू निकालते गए आप एग्जाम, तो 5 साल में आपकी डिग्री कवर हो जाएगी। जैसे डिग्री कवर होगी फिर आपका 1 साल का चलेगा इंटर्नशिप। इस इंटर्नशिप में वो जगह जगह जहाँ बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेजेंगे। ये अच्छा कर दिया सरकार ने, बहुत अच्छा किया। और उस 1 साल में आपको वो भी देंगे, आपको पैसा भी। 20,000 रुपए मंथ अभी इंटर्नशिप हुआ है, तो 20,000 मंथ आपको सैलरी भी। अच्छा, आपके टाइम पे ये था ही नहीं? हमारे टाइम ये नहीं था। खुद ही मेहनत करो भाई, पढ़ लिया, अब ढूंढो क्लिनिक खोलो या जो भी करना वही था। तो अभी बढ़िया होगा ये 1 साल का आपका इंटर्नशिप है, उसमें आपको MP से बाहर भी भेजते हैं, जगह जगह यहाँ कॉलेज है वहाँ भेजेंगे, हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, अपने चिड़ियाघर वगैरह में भी ड्यूटी लगती है उस बीच में आपकी, तो जू एनिमल्स का भी आप सीखने को मिलता है। वेटनरी में सुविधाएं क्या क्या मिल जाती है? जैसे इसमें सुविधाएं ये है कि सबसे पहला तो आप अपना खुद का पर्सनल क्लिनिक खोल सकते हैं। लाइसेंस तो लाइसेंस मिल जाता है। जैसे आपकी डिग्री होगी आपको एक लाइसेंस नंबर मिल जाएगा, उस लाइसेंस नंबर के थ्रू आप अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं। या फिर आप डेयरी सेक्टर में जा सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट डेयरी सेक्टर्स हैं, उनमें भी अब जॉब का स्कोप है। उसके बाद आप पोल्ट्री सेक्टर में जा सकते हैं, बड़ी बड़ी पोल्ट्री सेक्टर हैं, बहुत अच्छा इसमें स्कोप है।
और उसमें सैलरी भी बढ़िया है, 90,000 1 लाख ऐसी सैलरी है उसमें। इसके बाद बहुत सारे बाहर पे दिल्ली मुंबई में अपने क्लिनिक्स हैं, बड़े बड़े क्लिनिक्स हैं हॉस्पिटल टाइप्स के, उनमें भी आपको स्टार्टिंग पैकेज 70,000 60,000 ऐसे स्टार्टिंग, रहने खाने का सब सेपरेट मिलता है। तो ये अलग स्कोप है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कोप बहुत ज्यादा है इसमें। गवर्नमेंट का एक एग्जाम निकालना पड़ता है, ये उसके में जैसे आप एग्जाम निकालते हैं तो इसमें कौन सा एग्जाम है वो? इसमें BAS करके होता है, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, गवर्नमेंट लेती है, वो एग्जाम आप निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आप निकाल लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा इसमें स्कोप है, आपको 70,000 स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहती है और 1-1.5 साल के अंदर ही आपकी 90,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। तो इसमें इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्कोप है और बिल्कुल इसमें निश्चिंत होकर आप, एजुकेशन बहुत अच्छा है इसमें। इसमें 2 फायदे हैं। एक तो हमारी डिग्री कर ली, हमारे उधर से अर्निंग आती है, हमारी जॉब लग गई है, अपन प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी, हम एनिमल्स से अटैच रहते हैं, तो एनिमल्स के जो एनिमल्स लवर रहते हैं उनको बहुत, मैं भी एनिमल्स लवर था, मैंने बहुत ज्यादा किया है एनिमल्स पे, पहले से ही मैंने स्टार्टिंग से ही, जब मैंने डिग्री है अभी मतलब पहले से ही मैं था। इसीलिए मैं इस फील्ड को मैंने चूज किया था। तो बहुत अच्छा है, अपना दोनों अपना एंजॉयमेंट भी हो रहा है, बढ़िया, एनिमल्स की सेवा भी हो रही है। गाय की सेवा कितनी बड़ी सेवा होती है, तो वो भी सेवा भी चल रही है और अपना बढ़िया स्कोप भी बना हुआ है इधर, अर्निंग भी बढ़िया चलती है। एक प्रश्न अपना रह गया कि अक्सर व्यक्ति, मैंने देखा है कि जो गाय है, भैंस तो अक्सर लोग बांध के ही रखते हैं, लेकिन रोड पर कहीं पे भी जम जाती हैं वो, या घरों में, तो कई बार बच्चा फंस जाता है अंदर, चेहरा तो उसका बाहर आ जाता है लेकिन वो कई बार फंस जाता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति क्या करे उसमें? देखिए, बच्चा फंसना कई तरह की समस्याएं रहती है। उसमें कई बार बच्चा उल्टा हो गया है तो फंस जाएगा, उसके पैर आगे की तरफ मुड़ गए हैं, गर्दन मुड़ गई है, अगले पैर पीछे चले गए हैं, ऐसी बहुत सारी उसकी वो जो पोजीशंस रहती है चेंज होने के कारण बच्चा फंसता है। या फिर गाय बहुत छोटी है, बच्चे का साइज बड़ा हुआ है, या बच्चा अंदर ही मर गया है, वो फूल गया अंदर, तो उतना स्पेस नहीं है निकलने के लिए, या फिर उसकी हिप बोन जो रहती है जॉइंट, वो फ्रैक्चर हो गई तो वो दब गया है, तो वहां पे स्पेस खत्म हो गया है। तो ऐसी कई सारे उसमें कंडीशंस रहती है। तो अगर नॉर्मल है तो बहुत सारे लोग खींच खाच के उसको निकाल लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। अच्छा, बच्चे को आपने खींचा है, कई मेरे पास केस है, मैंने अटेंड किए हैं, बच्चे को उन्होंने खींचा, खींचने के दौरान ही कई बार बच्चे खत्म हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लिया। उन्हें पता चला पैर पीछे थे, उन्होंने मुंह ने दिख रहा है कि बढ़िया मुंह तो निकला है, उन्होंने मुंह खींच लिया तो पता चला जबड़ा टूट गया उसका, क्योंकि कमजोर रहता है उस समय, और उनने गलत उसका डायरेक्शन में उन्होंने ताकत कर ली तो उस समय वो डेथ हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, रोड पे वो पड़ी हुई है, उन्होंने आया खींच दिया, यहाँ से जबड़ा टूट गया, पैर टूट के हाथ में आ गया। उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये सबसे बेस्ट तरीका है, अब तो डॉक्टर को बुलाइए उस समय, वो कंडीशन समझेगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, कि अगर उसका पोजीशन ठीक करके निकल पा रहा है, या उतना स्पेस है भी या नहीं, या बच्चा डेथ हो गया है, तो उस कंडीशन वो डॉक्टर अपनी जो भी उसको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे को निकालेगा कि कैसे ये बाहर आ सकता है, और आ भी पाएगा कि नहीं, वो भी एक समस्या है। नहीं आ पाता है तो फिर वो ऑपरेट करके निकालता है, ऑपरेशन करके निकालता है। तो ऐसे जबरदस्ती कोशिश नहीं करना चाहिए। कई लोग मेरे पास ऐसे आए कि 3 दिन से गाय का बच्चा अंदर ही फंसा हुआ है, वो सोच रहे हैं डिलीवरी हो जाएगी। हमने सोचा कल तक हो जाएगी, गाय परेशान है, जोर लगा रही है, हो जाएगी, वो सोचा नॉर्मल है, कल तक हो जाएगी। पता चला पेट में अंदर बच्चा मर चुका है और पॉइजन फैल गया है, और बच्चा जैसे ही अंदर मरेगा फूल जाएगा वो, फिर उसका बाहर निकलना बिना ऑपरेशन के संभव नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में आप तुरंत 1-2 घंटे वेट कीजिए, इससे ज्यादा वेट नहीं करना है, तुरंत आप डॉक्टर को। कई बार डॉक्टर पॉसिबल नहीं हो पाता है पहुंच पाना, और उसका जैसे रात में कभी 2-2:30 बजे हो रहा है, 3 बज रहा है, गाय जन गई है, उस समस्या उस समय आ गई है, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? अगर कोशिश कीजिए कि डॉक्टर मिल जाए, अगर नहीं मिलता है, अगर दोनों अगले पैर आपको दिख रहे हैं और मुंह दिख रहा है, तो आप कोशिश कर सकते हैं निकालने की, या आपके आसपास कोई जानकार है जो
जानता है थोड़ा बहुत तो ही ट्राई करें, अदरवाइज बिल्कुल बिना डॉक्टर के ट्राई नहीं करना।